एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मोनियोंग के ये पूछने पे कि तुम्हें उससे डर लगता था। तो गैंगटे कहता है नहीं, इसके उल्टा मैं उसे पसंद करता था। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक बच्चा बर्फीले पानी में डूब रहा होता है और हेल्प मांग रहा होता है। वही एक लड़की होती है जो फ्लावर पेटल्स को एक एक तोड़कर कह रही होती है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर वो एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में फेंक कर चली जाती है जिससे कि वो लड़का बाहर आ सके। इस पर मोनिया कहती है, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तुम्हारी उन खूबसूरत यादों की लड़की की याद मैं दिला रही हूँ? तो गैंगटे कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो यादें खूबसूरत थी, गलत मत समझो। तो मोनिया कहती है, अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है बुरी यादें दिल में लंबे समय तक रहती हैं। इस पे गैंगटे कहता है, जाओ मिस्टर ली को कह दो कि मैं समझ सकता हूँ ये जॉब उनके लिए कितना टफ है, पर उन्हें ये सब मेरे साथ फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मुझे कांटेक्ट ना करे। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और गैंगटे को कहते हैं, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और उसे कुछ खाने का ऑफ़र करते हैं तो वो मना करते हुए जाने लगता है। तो इस पे असिस्टेंट सेयोंगजे कहती है, अरे आप जा रहे हो, प्लीज़ मिस को का ऑटोग्राफ लेना मत भूलिएगा। आपने मुझसे पूछा था ना मिस को के ऑटोग्राफ के लिए। इसे सुन मोनिया कहती है, अच्छा, तो मेरी आंखें और मेमोरी वाली लड़की की कहानी मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए थी। इसका मतलब तुम्हें ना पैसे चाहिए और ना सोना चाहते हो, तुम्हें बस मेरे ऑटोग्राफ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूँगी। ये कहते हुए वो अपनी न्यू पब्लिश्ड बुक निकालती है और साइन करने के लिए उसका नाम पूछती है। तो वो बताता है, मून जांगटे। इस पे मिस्टर ली पूछते हैं, ये आपका नेफ्यू है? तो गैंगटे कहता है, नहीं, मेरा भाई है। इस पे मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा, तो वो मिस को के फ़ैन है? मून के फ़ैन सभी अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग एज के हैं। इनका फ़ैन बेस बहुत बड़ा है, थैंक यू सो मच। इस पे गैंगटे वो बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जाने ही वाला होता है तो मुनियो कहती है, फिर मिलते हैं। इस पे गैंगटे कहता है, मुझे नहीं लगता। मिस्टर ली गैंगटे के पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते। कल के इंसिडेंट की माफ़ी मांगते हुए उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं जिसे गैंगटे लेने से मना कर देता है और कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप मेरा पीछा मत करो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ऊपर छत से मोनियो गैंगटे को जाते हुए देखती है और कहती है, ब्यूटीफुल, मुझे ये चाहिए। तभी असिस्टेंट सेयोंगजे आती है और बोलती है, आपने मुझे बुलाया? इस पे मुनियो कहती है, तुम्हें एक प्रॉपर टास्क चाहिए था ना, जाओ उस लड़के के बारे में पता लगाओ जो अभी अभी यहाँ से आया है। इसके बारे में अगर तुमने मिस्टर ली को बताया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगी, तो इसे सीक्रेट ही रखना, समझ गई? इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे के फ्रेंड जेसू को सांगते के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। जेसू कॉल पे गैंगटे से पूछ रहा होता है कि तुम सुबह कहाँ चले गए थे। इसमें गैंगटे उसे बताता है कि वो मोनियो को ऑटोग्राफ लेने गया था, जिसे सुन सांगते अपना खाना बीच में ही छोड़ बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे जेसू भी उसे संभालने निकल पड़ता है। गैंगटे बुक देख रहा होता है जिसमें मुनियोंग ने मैसेज लिखा होता है, डियर सांगते, मैं आशा करती हूँ आप मेरे बुक लॉन्चिंग पार्टी पे ज़रूर आओगे। आप मेरा ऑटोग्राफ भी ले सकते हो और साथ में फ़ोटो भी, हम मस्ती करेंगे। मून यंग आपका वेट कर रही है। जिसे पढ़कर गैंगटे इरिटेट होकर कहता है, अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इसकी? इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को अपने फ्रेंड जेसू से कॉल पे बात करते हुए देखते हैं तो वो बोल रहा होता है कि सैंगते को बुक लॉन्चिंग पार्टी में लेकर जाए क्योंकि वो थोड़ा बिजी है अपने पार्ट टाइम जॉब को लेकर, जिस पे जेसू एग्री कर जाता है। इधर जेसू से मिलने जूरी आती है जो गैंगटे के बारे में पूछती है। नेक्स्ट सीन में हम नर्स जूरी को गैंगटे के पार्ट टाइम जॉब पे मिलते देखते हैं। जूरी बोलती है, मुझे जेसू से तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चला, मैंने सुना तुम फिर यहाँ से मूव कर रहे हो, तुम्हें नए साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई क्या? इस पे गैंगटे कहता है, अभी तक तो नहीं। तो जूरी कहती है, हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सपीरियंस्ड केयर गिवर की ज़रूरत है। इस पे गैंगटे कहता है, ये हॉस्पिटल कहाँ है? तो जूरी कहती है, हमारे होम टाउन में। तुमने कहा था जब तुम छोटे थे तो वहीं रहा करते थे, अभी वहाँ बहुत कुछ रीडेवलप्ड हो गया है, तो अब वो स्मॉल टाउन नहीं रहा। जिसे सुनकर हम गैंगटे को उसके बचपन के फ्लैशबैक में जाते देखते हैं। बचपन में उसकी मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया होता है जिसे उसका बड़ा भाई सैंक्टे विटनेस कर लेता है, जो मेंटली अनस्टेबल था। वो बस यही बोलता जा रहा था, बटरफ्लाई ने ऐसा किया है, मैंने खुद देखा है, बटरफ्लाई ने मॉम को मार डाला। पुलिस स्टेशन में भी सैंक्टे बस यही बोल रहा था, बटरफ्लाई ने मेरी मॉम को मार डाला। जिसे सुनकर गैंगटे गुस्से में बोलता है, भाई एग्जैक्टली क्या देखे हो, कोई आदमी था, औरत थी, क्या उम्र थी उसकी, क्या तुमने उसकी वॉइस सुनी थी?
वो कैसा दिखता था, जिसे सुन सैंगते भी गुस्से में पागलों की तरह करने लगता है और कहता है, बटरफ्लाई ने कहा है वो मुझे मार डालेगी, अगर मैंने अपने मुंह बंद नहीं रखा तो मैं जहाँ भी जाऊँगा वो मुझे मार डालेगी वहाँ आकर, और रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को रिलेटिव को बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहे थे कि छोटे भाई को हम चिल्ड्रन केयर में भेज देंगे और बड़े भाई को हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सेंटर में, जिसे जिसे सुन सैंगते और गैंगटे दोनों साथ वहाँ से भाग जाते हैं। सैंगते अपने भाई से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसे गैंगटे कहता है वहाँ जहाँ बटरफ्लाई हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगी, जिसे सुन सैंगते बहुत खुश हो जाता है। बस उसके बाद से ही वो दोनों कभी भी एक जगह नहीं रहे, हमेशा मूव करते रहे। इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को फ्लैशबैक से बाहर आते देखते हैं और वो जूरी को बस स्टॉप पे सी ऑफ करने आया हुआ था। तभी जूरी बोलती है, गैंगटे अगर तुम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल ज्वाइन करने का प्लान बना लो तो मेरे घर में एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, तो तुम चाहो तो रूफटॉप यूज़ कर सकते हो, इस पे तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वो बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो गैंगटे कहता है, तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं जा सकता। जिस पे जूरी कहती है, क्यों, कंट्री साइड है इसलिए। जिस पे गैंगटे स्माइल करते हुए कहता है हाँ, तो जूरी वहाँ से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियोंग को देखते हैं, जो बुक लॉन्चिंग पार्टी के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है, और इधर गैंगटे अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है और ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में सर्च कर रहा होता है। तो उसे उसमें पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का, जो कोरिया के बेस्ट पीटीएसडी एक्सपर्ट थे, जिसे देख वो अपने भाई के लिए वहाँ जाने का सोचता है। नेक्स्ट डे हम सैंगटे को रेडी होते हुए देखते हैं बुक लॉन्चिंग पार्टी के लिए, और गैंगटे अपने फ्रेंड जेसू को कॉल कर रहा होता है, पर वो पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेने के कारण बहुत देर तक सो रहा होता है। तो लास्टली हम गैंगटे को बुक पब्लिशिंग पार्टी में सैंगटे के साथ जाते हुए देखते हैं। सैंगटे बहुत खुश हो रहा होता है कि वो मोनियोंग से मिलने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मोनियोंग को अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए देखते हैं। उसके फैंस की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए होते हैं। इधर हम सैंगटे को देखते हैं, जो बहुत एक्साइटेडली इवेंट में जा रहा होता है। तो गैंगटे अपने भाई को काम डाउन करते हुए कहता है, आप अंदर जाओ और मोनियोंग को ऑटोग्राफ लो और फ़ोटो लेकर बाहर आना, मैं यहीं दूर से ही आपको देखूंगा। उसके बाद हम सीधा अपने घर जाएंगे, ओके। फिर गैंगटे सैंगटे को लाइन में लगाकर खुद बाहर चला जाता है, जिसे मोनियोंग भी देखती है। तभी वहाँ हम सैंगटे को देखते हैं, जो डायनासोर कॉस्ट्यूम पहने बच्चे को रियल का डायनासोर समझ जाता है और एक्साइटेड होकर उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, स्टेगोसॉरस, ये स्टेगोसॉरस है, और उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। जिसे देख उसके पेरेंट्स उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो। साइंटिस्ट एक्साइटेड होकर उस बच्चे को छूने लगता है, ये बोलकर कि ये स्टेगोसॉरस काफ़ी बड़ा है। तभी उस बच्चे का फादर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़ोर से धक्का देता है और उसके बाल खींचने लगता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जिसके कारण सैंगते पागलों की तरह वहाँ चीखने लग जाता है। मोनियोंग ये सब दूर से ही देख रही होती है। तभी वहाँ गैंगटे आता है और अपने भाई को हक कर लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। इधर मोनियोंग बैठी बैठी सोच रही होती है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो उन लोगों के पास जाती है और कहती है, हे, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें कह रही हूँ। जिससे वो बच्चे के डैड शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ इससे। तो इस पे मोनियोंग कहती है, उससे नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने मेरा पूरा इवेंट ख़राब कर दिया। तो इस पे वो आदमी कहता है, तो इसमें ये मेरी गलती कहाँ से हुई, इस पागल की। उसकी बात कंप्लीट हुए बिना ही मोनियोंग उस आदमी के बाल पकड़ लेती है, जिसे देख वहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो कहती है, अगर तुम किसी के बाल को इस तरीके से खींचोगे तो कौन नहीं चिल्लाएगा, देखो तुम भी चीख रहे हो। तो इस पे उस आदमी की वाइफ बोलती है कि ये पागल हमारे बेटे को हैरेस कर रहा था, तो आप और क्या उम्मीद करती हैं। इस पे मोनिया कहती है, क्या तुम साइकेट्रिस्ट हो, तुम्हें कैसे पता ये पागल है। तो इस पे वो थोड़ा हकलाते हुए कहती है, क्योंकि वो
वो खुद ही कुछ कुछ बड़बड़ाता जा रहा था जिसका कोई सेंस नहीं है। जिस पे मोनियोंग स्माइल करते हुए कहती है, क्रेजी बिच। जिसे सुन वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मोनियोंग कहती है, वेल तुम ऐसे बातें बोल रही हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो मुझे लगा तुम क्रेजी हो। जिस पे वो लेडी कहती है, हनी आपने सुना इसने क्या कहा? आप सभी ने सुना ना, इसने मुझे अभी भी गाली दी। आप लोग क्या कर रहे हो? सारे रिकॉर्ड करो इसे। गैंगटे मूनयोंग की इस हरकत को शॉक्ड होकर देख रहा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम सैंगटे को देखते हैं जो खुद को लॉक करके बैठा होता है और कह रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बाहर मूनयोंग और गैंगटे सैंगटे को बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं। मूनयोंग बोलती है, तुम्हें उसे देखने नहीं जाना? इस पे गैंगटे कहता है, वो मुझे अंदर जाने देगा जब वो शांत हो जाएगा। इस पे मूनयोंग कहती है, ये कब होगा? इस पे गैंगटे कहता है, यूजुअली 1 घंटे में 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो इस पे मूनयोंग कहती है, तो मुझे यहाँ पूरी रात रुकना पड़ेगा? इस पे गैंगटे बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम चिंता मत करो, जाओ और अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करो। इस पे मूनयोंग कहती है, चिंता? मैं क्यों करूँगी चिंता, और किसकी? वैसे तुम्हारे भाई के सिर के पीछे कोई ट्रिगर जोन है क्या, जिसके बाद वो ऐसे रिएक्ट करता है? तो वो अपनी हेयर कट्स कैसे करवाता है? क्या वो वहाँ भी चिल्लाता है? जिस पे गैंगटे मूनयोंग को गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया। जिस पे मूनयोंग कहती है, तो अब तुम मेरी तरफ देख रहे हो? जिसके बाद वो गैंगटे को क्लोजली देख रही होती है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद वो उसके कैप को निकाल कर उसके बालों को हाथों से सहलाती है, जिसे देख गुस्से में गैंगटे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिस पे मूनयोंग कहती है, तुम कैप मत पहना करो, इसमें मैं तुम्हारा प्रिटी फेस नहीं देख पाती। फिर वो हंसती है और कहती है, तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो रहा है? फिर गैंगटे को उससे हैट लेकर पहन लेता है। तो मूनयोंग कहती है, तुम्हारा फेवरेट फॉरहेड जरूर ट्रिगर जोन होगा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, उसने फिर से मुसीबत में खुद को डाल लिया, मैं जब भी ये आसपास नहीं होता तो। जिस पे सिस्टर सेयोंगजो कहती है, वो हमेशा तभी ऐसा रिएक्ट करती है जब भी वो केयर गिवर आसपास होता है। जिस पे मिस्टर ली गुस्से में बोलते हैं, जब तुम्हें पता था तो तुमने पहले से ही क्यों मेक श्योर नहीं किया कि वो आपस में ना मिले? आखिर मैं तुम्हें सैलरी किस चीज़ की देता हूँ? इसके बाद मिस्टर ली को रिपोर्टर का कॉल आता है, जिसे वो बातें करने लग जाते हैं कि उसने क्रेजी बिच नहीं कहा था, उसने कहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, लोगों ने गलत सुन लिया हमेशा की तरह। नेक्स्ट सीन में हम राइटर किम को देखते हैं जो मूनयोंग और गैंगटे के पास आते हैं और बोलते हैं, तुमने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। फिर वो गैंगटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जिसमें मोनियोंग कहती है, तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। जिस पर राइटर किम बोलते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो, तुम्हारी माँ भी एक ग्रेट राइटर थी और साथ ही सेक्सी भी। उसकी ये बातें सुन मोनियोंग उसे मारने ही वाली होती है कि गैंगटे उसका हाथ पकड़ लेता है और उस राइटर को कहता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। जिस पर राइटर किम गैंगटे से कहते हैं, इससे बच के रहना, इसकी मॉम ग्रेट राइटर थी और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और इसके डैड जो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थे पागल हो गए। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर वो धीरे से गैंगटे के कान में कहते हैं, अगर इस लड़के के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत होगा, ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। मोनियोंग उसके पीछे जाने ही वाली होती है कि गैंगटे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ। इस पे मोनियोंग कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? तुम्हें लगता है तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? इस पे गैंगटे बस शांत खड़ा होता है। तो मोनियोंग कहती है, तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ऐसा बोल वो अपना हाथ छुड़ा वहाँ से चली जाती है। गैंगटे कुछ सेकंड वहाँ खड़ा रहता है, फिर वो मोनियोंग के पीछे भागता है। इधर मोनियोंग उस राइटर के पास आती है। राइटर बोलता है, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, तुम्हारी बुक्स मैं काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, तुम इजीली बता सकते हो उसकी राइटिंग से कि राइटर क्या सोचता है और क्या फील करता है। तो इस पे मोनियोंग कहती है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं आगे क्या करूँगी। तो इस पे राइटर बोलता है, मुझसे पंगा मत लो, मैं अकेले नीचे नहीं जाऊँगा, तुम्हें और मिस्टर ली को अपने साथ लेके जाऊँगा। राइटर कहता है, मैं तुम्हारा पूरा करियर अपनी इस पेन की नोक से ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस पे मोनियोंग कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? इस पे राइटर कहता है, मैं इस पैसे के बॉक्सेस को ले लेकर बोर हो गया हूँ,
अगर तुम मुझे थोड़ा खुश कर दो तो इस पे मोनयोंग राइटर की जेब से पेन निकाल कर कहती है, ये इजी है, पर क्या है ना, मैं भी पेन की नोक से अटैक कर सकती हूँ। और वो अचानक पेन की नोक को राइटर की आंखों के सामने ले आती है, जिससे वो डरकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ गैंगते आ जाता है और मोनयोंग को बस चौंक कर देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम एम्बुलेंस में राइटर को जाते हुए देखते हैं, जिसे देख मोनयोंग कहती है, इसे मर जाना चाहिए था, पता नहीं सभी कमीने की लाइफ स्पैन इतनी लंबी क्यों होती है। इसके बाद गैंगते आता है और पीछे से मोनियों को पकड़ लेता है और कहता है, गहरी सांस लो। तो वह गहरी सांस लेती है और बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मोनियों कहता है, आंखें बंद करो, और कहता है, जब तुम कभी खुद को कंट्रोल ना कर पाओ तो ऐसे आंखें बंद कर अपनी बाहों को क्रॉस करके अपने शोल्डर को ऐसे टैप करना, ये तुम्हें काम डाउन करने में हेल्प करेगी। तो इस पे वो पूछती है, ये क्या है। तो गैंगते कहता है, बटरफ्लाई हग मेथड, ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक है जो ट्रॉमा पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। तो इसमें मोनियो कहती है, ऐसे पीछे खड़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रॉमा को ऐसे सामने से फेस करना चाहिए। कहते हुए वो उसे अपने सामने ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम सैंगते को अपने आप को काम कर रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगते भी आ रहा होता है। पीछे से मोनियोंग बोलती है, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। तो इसमें गैंगते कहता है, मुझे अपने भाई के पास जाना है। तो मोनियोंग कहती है, धीरे चलो, मेरे पैर हर्ट कर रहे हैं। पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो वो उस पर चिल्लाती है, हे, मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं गुस्से से फट जाऊंगी। इसमें गैंगते कहता है, इसलिए ही मैंने तुम्हें वो सिखाया है। तो इसमें मोनियोंग कहती है, वो बकवास है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे सेफ्टी पिन बनो। तो इस पे गैंगते कहता है, क्या। तो मोनियोंग कहती है, मुझे कंट्रोल में रखो ताकि मैं गुस्से से फट ना जाऊँ। इस पे गैंगते कहता है, पर तुमने मुझे मना किया था, तुमने कहा था मेरा कोई राइट नहीं है तुम्हें रोकने का। जिस पे मोनियोंग कहती है, ओह, तो तुम बातें पकड़ कर बैठे हो। तो गैंगते कहता है, हाँ ऐसा ही है। तो इसमें मोनियोंग कहती है, इसलिए मैं तुम्हें को मुन योंग की सेफ्टी पिन बनने का राइट देती हूँ। इसमें गैंगते कहता है, मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूँ। तो मुन योंग कहती है, क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो, ये तुम्हारा जॉब नहीं है क्या ख्याल रखना। तो इस पे गैंगते कहता है, किसी और को बना लो। तो मुन योंग कहती है, मैं तुम्हें बहुत पे करूँगी, तुम्हें कितना चाहिए। इसमें गैंगते कहता है, हम अपने पेशेंट को जो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं उन्हें एक बात कहते हैं। मुन योंग पूछती है, क्या है वो। तो गैंगते कहता है, उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे, प्लीज़, मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा पीछा मत करो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो इस पे मोनियोंग उसके पास आकर कहती है, पर मैं पेशेंट नहीं हूँ, तुम ये बातें अपने पेशेंट को कहते हो, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पे गैंगते कहता है, तुम सही हो, तुम बाकी पेशेंट से अलग हो, तुम्हें इंजेक्शन और मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, तुम बस इसी तरह बॉर्न हुई हो, तो तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, बस तुम्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो इस पे मोनियोंग कहती है, तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे, तुम बस भाग रहे हो क्योंकि तुम डरते हो, डरपोक। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें एक लड़का फूल लेकर लड़की के पास जाता है और वो लड़की एक बटरफ्लाई को दो टुकड़ों में फाड़ कर कहती है, क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो। जिसे देख वो लड़का भाग जाता है और वो लड़की उसे डरपोक कहती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को मोनियों को डांटते हुए देखते हैं और वो बोल रहे होते हैं, अब तुम क्या करोगी, बहुत सारे विटनेसेस हैं, तुम क्यों अपना करियर खुद बर्बाद करने पे तुली हो। पर मोनियोंग उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगते और सैंगते को घर लौटते हुए देखते हैं। गैंगते कहता है, क्या आप अपसेट हो क्योंकि आप ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। फिर वो अपने पास से एक डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया की बुक निकाल कर सैंगते को देता है, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाता है। गैंगते पूछता है, अब आप खुश हो। तो सैंगते कहता है, हाँ बहुत खुश हूँ, और बुक पढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेसू को गैंगते के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ गैंगते कहता है, जेसू, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, सेटल हो जाओ और अपनी लाइफ आराम से जियो, हमारे साथ रहकर सफ़र मत करो। इस पे जेसू कहता है, तुम्हें क्या हुआ, ये मुझ पे है, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं, तुम मुझे मत बताओ, ये मैं डिसाइड करूँगा मुझे कब रुकना है और कब नहीं। तुम्हें कुछ हुआ है क्या, इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो। ओ, को मुनियोंग।
क्या उस पागल औरत ने फिर कुछ किया? क्या किया उसने? गैंगटे कहता है कि मुझे लगता था कि मैं अपने भाई की वजह से भाग रहा हूँ, उस बटरफ्लाई की वजह से भाग रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस पे जेसू कहता है ये तो सच है ना? तो गैंगटे कहता है लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। जब लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है तो सबसे इजी तरीका भाग जाना होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों भाई अपने सामान पैक कर रहे होते हैं। तो गैंगटे अपने भाई से कहता है, भाई आपको पता है हम बचपन में जहाँ रहते थे अपनी मॉम के साथ, क्या हम वहाँ रहने चले? अगर आप नहीं जाना चाहते तो। पर गैंगटे कहता है ठीक है, जिसे सुन गैंगटे रियलाइज़ करता है और हंसते हुए कहता है, भाई आप सच में बहुत ब्रेव हो और मैं एक डरपोक। तो गैंगटे कहता है तुम छोटे हो इसलिए डरपोक हो और मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियों को गैंगटे के बारे में डिटेल्स पढ़ते देखते हैं, जिसे देख उसे पता चलता है कि वो भी उसी के ही होम टाउन का है और उसे बचपन वाला वो लड़का याद आता है। तो इस पे वो कहती है अच्छा तो वो तुम हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बुक इवेंट की वीडियो न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट हो रही होती है और मिस्टर ली डिसाइड करते हैं कि उन लोगों से हमें मिलना चाहिए और जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। पर बात बहुत बढ़ गई थी, लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, मोनियो के कार्टून इलस्ट्रेशन को भी क्रिपी बोलने लगे थे। इन सब से मिस्टर ली पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं मोनियो कहाँ है? इस पे असिस्टेंट सॉन्गजे कहती है, मिस्टर ली आई थिंक ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सुबह उनको ये मैसेज भेजा था। फ़ोन चेक करने पर मिस्टर ली को उसमें गैंगटे के डिटेल्स मिलते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हम मोनियों को ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल आते हुए देखते हैं। तभी मिस्टर ली मोनियों को कॉल कर पूछते हैं तुम कहाँ हो? इस पे मोनियों कहती है तुम द रेड सू के बारे में जानते हो जिसे राइटर क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा है? उसमें वो छोटी लड़की हमेशा रेड शूज़ पहनकर हर जगह जाया करती थी, यहाँ तक कि चर्च में भी। एक बार वो शूज़ पहन लो तो तुम्हारे पैर अपने आप ही डांस करने लग जाएंगे और तुम कभी डांस करना बंद नहीं कर पाओगे और ना ही वो शूज़ उतार पाओगे। फिर भी वो लड़की उस शूज़ को कभी नहीं छोड़ी और एंड में एक जल्लाद ने उसके पैर काट दिए, पर वो दोनों पैर कट जाने के बाद भी उन शूज़ में डांस किए जा रहे थे। कुछ चीज़ें कभी बदली नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसलिए ऑब्सेशन अच्छा है और ब्यूटीफुल है। मैंने फाइनली अपना रेड शूज़ ढूंढ लिया है। फिर हम मोनियों को गैंगटे के पास आते देखते हैं हॉस्पिटल में, जिसे देख गैंगटे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसमें मोनियों कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आई क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यहीं पर हमारे इस ड्रामे की एपिसोड 2 ख़त्म हो जाती है।